हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको भारतीय मरुस्थल के बारे में बताएंगे। इससे पहले का हमने आपको प्रायद्वीपीय पठार बता दिया था, उत्तर का विशाल मैदान और हिमालय की जानकारी भी दे दी थी। तो देखिए, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी कि इस प्रकार से अरावली पहाड़ी है तो इसके इधर वाले क्षेत्र में उत्तर और पूर्व इधर वाले क्षेत्र में है। यह उबड़ खाबड़ भूतल है जिसके ऊपर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टिब्बे बने हुए हैं। यानी कि कहीं पे ऊंचे नीचे टिब्बे हैं और बरखान भी पाए जाते हैं। बरखान जो होते हैं वो बालू के लंबे टिब्बे होते हैं जो काफ़ी दूर तक फैले होते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, यानी कि काफ़ी कम वर्षा होती है। और परिणाम स्वरूप ये एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर वनस्पतियाँ भी नहीं है और सूखा क्षेत्र है बिल्कुल। इसी कारण से मरुस्थल है। इन्हीं शिथिलाकृति गुणों के कारण इसको मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था और समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आक्तल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध परमाणु तथा जैसलमेर के निकट बृहस्पति के आसपास के समुद्री निक्षेपों से हुआ। यानी कि कभी पुराने स्थल में ये एक समुद्र का हिस्सा रहा था और आज यहाँ पर मरुस्थल विद्यमान है। तो इसके कुछ प्रमाण मिले जिनसे पता चलता है कि समुद्र था यहाँ पे कभी पहले। जीवाश्म का जलवायु लगभग 18 करोड़ वर्ष आकी गई है। यानी कि 18 करोड़ वर्ष पहले ऐसा था। तो ये आपको यहाँ पर मरुस्थल का दृश्य दिखाया गया है। उसके बाद है, यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना महाद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। यानी कि जो चट्टानें वगैरह हैं वो महाद्वीपीय विस्तार से की ही हैं, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसके धरातलीय आकृतियाँ भौतिक अपक्षय व पवन क्रिया द्वारा ही निर्मित हैं। धरातलीय आकृतियाँ भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यानी कि यहाँ पर जो भी आकृतियाँ बनी हुई हैं वो अपक्षय के कारण और पवन के द्वारा बनाई गई हैं। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें। छत्रक चट्टानें जो होती हैं वो कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं इस प्रकार से। मरु उद्यान दक्षिणी भाग में ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है सिंध की ओर वाला ढाल जो कि पाकिस्तान की तरफ जाता है, और दूसरा है कच्छ की रन की ओर वाला ढाल दक्षिणी भाग। यह अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक होती हैं। अल्पकालिक का मतलब है एक मौसम विशेष में ही नदियाँ बहती हैं, गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्प वृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल की कमी ही रहती है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है यहाँ पर पानी की। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंतःस्थलीय प्रवाह का उदाहरण होता है। यानी कि जमीन के अंदर नीचे नदियों का बहना। यहाँ नदियाँ झील व पलाया में मिल जाती हैं और इन पलाया झीलों का जल खारा होता है जिनमें से नमक बनाया जाता है। तो ये आपने मरुस्थल के बारे में जाना। तटीय मैदान। तटीय मैदान का मतलब जबकि भारत की ऐसे वाली करती है उसका इस प्रकार से जो क्षेत्र है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है, ये सारे आपका तटीय मैदान होते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तट रेखा काफ़ी लंबी है। ये वाली जो रेखा है काफ़ी ज़्यादा लंबी है। स्थितीय और सक्रिय भूआकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय भागों को दो भागों में बांटा गया। एक तो पश्चिमी तटीय मैदान इधर वाला, एक पूर्वी तटीय मैदान इस साइड वाला। तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा पानी से डूबा रहता है। एक विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका जो कि किसी समय पश्चिमी तट पर यानी कि गुजरात में स्थित है, द्वारिका मुख्य भूमि पर स्थित था और पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय भाग एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। यानी कि काफ़ी पतली सी पट्टी बनी हुई है पश्चिम की तरफ है और पत्तनों व बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। यानी कि जो इस प्रकार से जो आपका ऐसे वाला जो क्षेत्र है, तो इधर जो द्वारिका था पहले वो मुख्य भाग होता था और अब पानी में डूबा हुआ है। तो मतलब पतली सी संकीर्ण पट्टी है मैदान की इधर, जो कि बंदरगाह वगैरह के लिए भी परिस्थिति प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो कांडला, मझगांव, कांडला गुजरात में, मझगांव जो है आपकी गोवा में,
और नवासवा जो है वो आपके महाराष्ट्र में, मारगोवा गोवा में, मैंगलोर, कोच्चिन आदि शामिल हैं। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक पहले पश्चिमी तटीय मैदान को कुछ भागों में बांटा गया है। इसमें से आपका गुजरात, कच्छ और गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण, गोवा तट, यानी कि गुजरात और कच्छ का तो है काठियावाड़, महाराष्ट्र का कोंकण तट, और कर्नाटक और केरल का क्रम से मालाबार तट है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य से संकीर्ण है, यानी कि काफ़ी पतले पट्टी बनती है, परंतु उत्तर तथा दक्षिण में चौड़े होते जाते हैं, यानी कि दोनों तरफ से इस प्रकार से यहाँ से चौड़े हैं, बीच में से कम, उसके बाद यहाँ से फिर चौड़े। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, यानी कि पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बहती हैं डेल्टा नहीं बनाएंगी। मालाबार तट की विशेषताएं स्थलाकृति, कयाल जैसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग की जाती हैं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र भी रही हैं। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है, जिसको पुनमदा कयाल में किया जाता है। तो ये देख लिया अपने तटीय मैदानों में क्या कुछ होता है। ये रहे तटीय मैदान आपके। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं सारी नदियाँ और लंबे चौड़े डेल्टा भी बनाती हैं। नदियों के नाम हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। उभार तट होने के कारण पत्तन और पोताश्य कम ही पाए जाते हैं, क्योंकि पत्तन और पोताश्य जो हैं वो आपके पश्चिमी तट पे ज़्यादा मिलते हैं। प्रायद्वीपीय शेल्फ की जो चौड़ाई है वो आपकी 500 किलोमीटर तक है। इसके कारण यहाँ पत्तन और पोताश्य का विकास मुश्किल हो गया है। पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताइए, तो वो आपके। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, बाकी का हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे।